फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इग्नू के एमकॉम का IBO 1 का हमारा पहला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश। इस लेसन का पार्ट नंबर 2, एक पहला लेसन पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। तो हमने उस लेक्चर में छोड़ा था जनसांख्यिकीय परिवेश पर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी बाजार का निर्माण लोगों के द्वारा किया जाता है, अतः जनसांख्यिकीय परिवेश में लोगों को ही शामिल किया जाता है। तो बाजार का जो निर्माण होता है वो लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बाजार में चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, तो वो लोगों के द्वारा, ह्यूमन बींग के द्वारा ही किया जाता है। तो जनसांख्यिकीय परिवेश में लोगों को ही शामिल किया जाता है। राष्ट्र का जनसांख्यिकीय परिवर्ती जानना फर्म हेतु अति आवश्यक है। मुख्य रूप से इसमें निम्नलिखित बातें आती हैं। नंबर 1, आबादी का आकार और विकास स्तर। दूसरा, आबादी की आयु। और थर्ड है लिंग, संगठन इत्यादि। तो यानी कि पहले में हम देखते हैं कि आबादी कितनी बड़ी है और उसका विकास स्तर कितना है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। दूसरा, हम देखते हैं कि आबादी की आयु कितनी है, यानी कि वो यंगस्टर्स हैं, चिल्ड्रन है, या ओल्ड एज सिटीजन्स हैं। और थर्ड होता है लिंग संगठन, यानी कि इसमें वो बॉयज़ है, कितना पार्ट जो है वो लेडीज़ का या गर्ल्स का है और कितना बॉयज़ या मैन का है। तो ये लिंग संगठन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मुख्यतः इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस देश के साथ व्यापार किया जा रहा है वहाँ की आबादी का स्वरूप तथा स्तर क्या है। तो ये था जनसांख्यिकीय परिवेश। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। व्यापार को हम आर्थिक गतिविधि के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि दो देशों की प्रति व्यक्ति आय बराबर है तो, परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों देशों का एक ही स्तर का उपयोग भी करते हैं। यह विभिन्नता ही सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का एक भाग मानी जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का निम्न बातों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, जो हम उत्पाद बना रहे हैं उसका उपयोग, डिज़ाइन, रंग तथा पसंद और धर्म के प्रति झुकाव पर। तो इस प्रकार देश जाए तो सामाजिक परिवेश का पूरा प्रभाव मानव के व्यवहार पर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार देश पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का पूरा प्रभाव मानव के व्यवहार पर पड़ता है। तो जैसा जिस देश में हम रहते हैं या बाकी लोग रहते हैं, तो वहाँ का जो जैसा सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वैसा ही प्रभाव मानव के व्यवहार पर भी पड़ता है। फिर है सहभागिता प्रबंधन शैली। संयुक्त राज्य अमेरिका से एक उत्पादक प्रबंधक को पेरू भेजा गया। इस प्रबंधक को यह विश्वास था कि यह लोकतंत्रात्मक निर्णय शैली को अपनाकर श्रमिकों व मजदूरों से और अधिक मात्रा में उत्पादन करा सकता है। उसने अपने देश पर नए सुपरवाइजरों व श्रमिकों को प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक हेतु बुलाया। जैसे ही प्रबंधक ने यह पद्धति लागू की, श्रमिकों ने नौकरी छोड़नी शुरू कर दी। जब श्रमिकों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि नए प्रबंधक को यह ज्ञात ही नहीं है कि उनके द्वारा नियुक्त सुपरवाइजरों को यह नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। इसके लिए वे श्रमिकों से सलाह मांग रहे हैं, और इस तरह ही चला तो कंपनी डूब जाएगी। तो जब सुपरवाइज़र को नियुक्त किया गया, उसका फ़र्ज़ बनता है, उसे पता होना चाहिए, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसे क्या करना है। अगर वो सिर्फ श्रमिकों से सलाह मांग रहे हैं कि तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए, तो इस तरह से तो कंपनी डूब जाएगी। तो श्रमिकों को यह निर्णय सही लगा कि वो अपनी नौकरी छोड़ दें और कहीं और नौकरी कर लें। तो यह मामला बताता है कि सत्ता तथा अधिकारों के प्रति श्रमिकों का दृष्टिकोण किस प्रकार गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो अगर श्रमिकों का दृष्टिकोण सत्ता या अधिकारों के प्रति ज़्यादा वो नॉलेज भी रखते हैं और साथ में अपने उसके लिए जागरूक हैं, तो वो गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। यानी कि सुपरवाइज़र है, उसे पता होना चाहिए उसे क्या करना है। श्रमिकों से वो काम ले, उनसे अगर मशवरा वैसे मांगता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा उन पर ही छोड़ देता है कि कैसे तुम बताओगे वैसे ही हम करेंगे, तो श्रमिकों को डेफिनेटली लगेगा कि कंपनी डूब सकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को यदि और अधिक गहराई से देखें तो यह पता चलता है कि हर सांस्कृतिक परिवेश में कुछ उपसंस्कृतियाँ भी पाई जाती हैं, अतः इन्हें ध्यान में रखकर ही विदेशी व्यापार किया जाना चाहिए। तो संस्कृतियाँ तो होती हैं, उपसंस्कृतियाँ भी पाई जाती हैं, तो विदेशी व्यापार करते हुए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो संस्कृति के तत्व कौन से हैं? किसी भी देश की संस्कृति को समझने के लिए अनेक तत्व होते हैं, तथा इन्हें जानना अति आवश्यक है। ये तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1, भाषा। भाषा संस्कृति का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण तत्व है। जब भी कोई फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है तो उसे भाषा का, उस देश की भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है।
क्योंकि जब अलग अलग देश की भाषा के शब्दों को समझना मुश्किल होगा तो विदेशी व्यापार भी नहीं हो पाएगा। अतः विदेशी व्यापार हेतु भाषा पर पकड़ रखना बहुत ही अनिवार्य है। नंबर 2, सौंदर्य बोध। सौंदर्य तथा संस्कृति के प्रति जो बोध उत्पन्न होता है उसे सौंदर्य बोध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य बोध के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसके द्वारा ही विदेशी कंपनियों को दूसरे देशों के नज़रियों के बारे में पता चलता है। यह सौंदर्य बोध ही कला की अभिव्यक्ति, रंग, आकार और प्रतीकों का सटीक ढंग से अर्थ उत्पन्न प्रस्तुत करता है। अतः सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। थर्ड है शिक्षा। शिक्षा को संस्कृति का विषय तत्व माना गया है, क्योंकि यह सिर्फ शिक्षा के स्तर को ही प्रभावित नहीं करती वरन मानसिक क्षमताओं तथा विभिन्न कौशलों को भी प्रभावित करती है। शिक्षित कर्मचारी हो तो व्यापार भी उच्च स्तर तक लाया जा सकता है। शिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता भी देश के शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। अतः देश का स्तर उच्च करना अनिवार्य है। देश में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो कर्मचारी शिक्षित होंगे, और अगर कर्मचारी शिक्षित होंगे तो व्यापार भी उच्च स्तर पर लाया जा सकता है। नेक्स्ट है धर्म तथा अंधविश्वास। धर्म को नैतिकता तथा आदर्शों का मुख्य निर्धारक तत्व माना गया है। यह लोगों की प्रवृत्तियों, आदतों व जीवन के दृष्टिकोण पर अपना प्रभाव डालता है। संसार में अनेक धर्म हैं तथा इन धर्मों का पूरा प्रभाव संस्कृति पर पड़ता है। प्रत्येक धर्म की अपनी आचार संहिता होती है। अतः जिस बाजार को व्यापार का क्षेत्र बनाना है वहाँ के धर्म के विषय में जानकारी रखना भी अति आवश्यक है। धर्म के साथ ही अंधविश्वास भी संस्कृति को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। व्यापार में अंधविश्वास का ध्यान रखना इसलिए अनिवार्य माना जाता है क्योंकि जब हम किसी उत्पादक वस्तु की पूर्ति करें तो दूसरे देश के विश्वास को ठेस ना पहुँचे। अतः धर्म व अंधविश्वास के विषय में जानकारी होना भी अति आवश्यक है जब हम विदेशों के साथ बिजनेस करते हैं तब। नेक्स्ट है प्रवृत्ति तथा मूल्य। प्रवृत्तियाँ तथा मूल्य। समाज में व्याप्त प्रवृत्तियों, मूल्यों तथा विश्वासों के विषय में ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। ये प्रवृत्तियाँ तथा मूल्य मुख्यतः उपभोग के स्वरूप से तथा भौतिक वस्तुओं से संबंधित होते हैं तथा इन्हीं के आधार पर बाजार का स्वरूप निश्चित किया जाता है। किसी भी बाजार में नए उत्पाद को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि देश के मुख्य व धार्मिक नेता उसे सहमति नहीं दे देते। अतः प्रवृत्तियों तथा मूल्यों का व्यापारिक बाजार पर मुख्य प्रभाव पड़ता है। 6 नंबर है भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का अर्थ भौतिक वस्तुओं से लगाया जाता है। किसी भी देश में व्यापार करने हेतु कई महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसे मनुष्य कैसे वस्तुएं बनाता है, कौन बनाता है, क्या बनाता है और क्यों बनाता है। इसे हमें 4 बातों के बारे में पता चलता है: कैसे, कौन, क्या और क्यों। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानकर ही व्यापारिक दशाएं उत्तम बनाई जा सकती हैं। 7 है प्राविधि तथा तकनीकी यानी कि टेक्निक। तो कोई भी वस्तु कैसे बनाई जाती है, यह प्रश्न तकनीकी से संबंधित होता है, अर्थात समाज के लोगों को तकनीकी ज्ञान है या नहीं। जबकि अन्य प्रश्न कौन, क्या और क्यों का संबंध अर्थशास्त्र से यानी कि इकोनॉमिक्स से होता है तथा अर्थशास्त्र का पूर्ण संबंध व्यापार से होता है। तो इकोनॉमिक्स से ही व्यापार का संबंध होता है। अतः व्यापारिक दशाओं को उत्तम बनाकर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उच्च बनाया जा सकता है। 8 है सामाजिक समूह और संगठन। सामाजिक समूह तथा संगठनों का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह व्यक्तियों के एक दूसरे के प्रति व्यवहार को निश्चित करता है तथा उनकी गतिविधियों को बताता है। सामाजिक समूह और संगठन के अंतर्गत निम्नलिखित बातों की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहली बात, परिवार के आकार की भिन्नता। दूसरा, आपसी जुड़ाव में भिन्नता। तीसरा है स्त्री और पुरुष की समाज में भूमिका। 4th, विभिन्न सामाजिक वर्गों की स्थिति। और 5th है एक देश की दूसरे देश से भिन्नता। इस प्रकार सामाजिक समूह और संगठन आदि के लोगों के जीवन के तरीके और आपस के संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक समूह और संगठन किसी भी समाज के लोगों के जीने के तरीके और आपस के संबंधों को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधकों के लिए सामाजिक समूह तथा संगठन की मुख्य भूमिका रहती है। 9th है व्यावसायिक रिवाज और पद्धतियाँ। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधक को व्यावसायिक रिवाजों तथा पद्धतियों के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। व्यवसायकर्ता को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि व्यापार किस प्रकार किया जाए तथा देश के व्यवसायकर्ताओं द्वारा काम, समय, औपचारिकता तथा उपलब्धियों को कितना महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि जापानी श्रम करने पर बल देते हैं परंतु निर्णय लेने में थोड़े से धीमे होते हैं। तो हमें पता है कि जापान के लोग हैं, श्रम पर विश्वास करते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन अगर डिसीजन लेना होता है तो वो थोड़ा से स्लो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यावसायिक रिवाजों तथा पद्धतियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार
अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश पर बहुत असर पड़ता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का क्या असर पड़ता है, किन किन कारणों से पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिवेश। विदेशी व्यावसायिक फर्म को एक अतिथि की तरह माना जाता है, क्योंकि अगर एक विदेशी व्यावसायिक फर्म है तो दूसरे देश में जिसमें वो बिजनेस करना चाहती है वो एक तरह से वो गेस्ट के रूप में माना जाता है, और यह मेज़बान देश की सरकार के मानकों के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो जैसे कोई मेहमान आता है तो जिस घर में वो जाता है, जो मेज़बान होते हैं उनके हिसाब से ही वो कार्य करते हैं। तो इसी तरह विदेशी व्यवसायिक फर्म को एक अतिथि के रूप में माना जाता है, और जो जिस देश में वो काम करना चाहता है वो है मेज़बान देश, उसके मानकों के अनुसार ही उन्हें कार्य करना पड़ता है। सरकार को ये पूर्ण अधिकार होता है कि वह किसी भी देश के फर्म को अपने देश में कार्य व व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करे या न करे, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। राष्ट्र के राजनीतिक परिवेश में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को अनेक कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे वर्तमान सरकारी व राजनीतिक पक्ष प्रणाली, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका, सत्ता में पार्टी की आर्थिक नीति, राजनीतिक स्थिरता तथा व्यवसाय के लिए राजनीतिक खतरे व अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध इत्यादि। तो सरकार का स्वरूप एवं राजनीतिक दल व्यवस्था क्या होती है। सरकार के कई रूप होते हैं, जैसे संसदीय सरकार अथवा तानाशाह सरकार। संसदीय सरकार जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, जिसे जनता ने चुना होता है, और जो तानाशाह सरकार होती है वो राजशाही या अधिनायक तंत्र के हाथों में समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। तो वो तानाशाह सरकार के होते हैं कि जैसे फादर है, उनकी डेथ के बाद उनका बेटा ही राजगद्दी संभालेगा, तो उनको समस्त अधिकार होते हैं कि किसी भी तरीके से तानाशाही करे या कैसे भी वो सरकार को चलाते हैं। तो दल व्यवस्था में संसदीय सरकार में यह देखना होता है कि एक दलीय व्यवस्था है अथवा बहुदलीय व्यवस्था। तो यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में अधिक श्रेष्ठ तथा स्थिर माना जाता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे दल हैं, तो जब चुनाव होते हैं तो सभी दल खड़े होते हैं और कोई जीतता है, कोई एक जगह पे जीत गया, कोई दल दूसरी जगह पे, जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वगैरह। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर देश के हिसाब से देखें तो एक दलीय व्यवस्था ज़्यादा बेटर मानी जाती है, क्योंकि ये स्थिर होती है और श्रेष्ठ होती है, लॉन्ग टाइम तक ये बनी रहती है सरकार। फिर है राजनीतिक विचारधारा एवं सरकार की भूमिका। विदेशी व्यापार व निवेश के प्रति सरकार का दृष्टिकोण में भूमिका तथा राजनीतिक विचारधारा का रुख जानना बहुत ही आवश्यक है। नियंत्रक की भूमिका निभाते निभाते सरकार के द्वारा भी व्यापार में रुचि ली जाती है, और सरकारी उपक्रम बाजार में एक मजबूती प्रतिद्वंदी की भूमिका उत्पन्न करते हैं। ये विदेशी फर्मों को कड़ी प्रतिस्पर्धा भी प्रदान करते हैं। यहाँ सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की गई एकाधिकार की शक्ति के कारण ही उनसे मूल्य तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर मोलभाव करना कठिन हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट है वो सिर्फ ये नहीं है कि सरकारी चला रही है, वो अपने उपक्रम भी होते हैं। जैसे कोई चीज़ होती है ना, गवर्नमेंट की कंपनी होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से उनसे प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता के अंतर्गत सरकार तथा सरकारी नीतियों में स्थिरता पाई जाती है। यह स्थिरता निवेश किए गए पूंजी स्तर को देखते हुए सरकार द्वारा प्रतिबंधित होती है, क्योंकि निवेश में भारी स्तर पर पूंजी लगाई जाती है। यदि राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तो बार बार पूंजी को वापस नहीं किया जा सकता। राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? बार बार सरकार का बदलना। इसे रोकना चाहिए, तभी सरकार उचित नीतियां बना सकती है। ये नहीं कि 2 महीने के लिए कोई सरकार आई, फिर सरकार गिर गई, फिर 4 महीने के लिए कोई और सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे देश में होता है कि 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, तो 5 साल तक एक ही पार्टी काम करती है, उसे कहते हैं राजनीतिक स्थिरता। और किसी भी व्यापारिक परिवेश के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है राजनीतिक जोखिम। राजनीतिक जोखिम विदेशी व्यापार हेतु एक बहुत बड़ा खतरा है। मुख्य राजनीतिक जोखिम अधिग्रहण, स्वामित्व हरण, राष्ट्रीयकरण और स्वदेशीकरण होते हैं। अधिग्रहण के द्वारा विदेशी निवेश को सरकार के द्वारा बिना क्षतिपूर्ति के अधिग्रहित कर लिया जाता है, यानी कि उसको अपने अंडर में ले लिया जाता है। स्वामित्व हरण के द्वारा सरकार कारोबार या व्यापार राष्ट्रीय फर्म जो या सरकार के हाथों में आता है। मतलब स्वामित्व हरण के द्वारा किया गया व्यापार राष्ट्रीय फर्म या सरकार के हाथों में आ जाता है, क्योंकि उसका स्वामित्व सरकार के पास होता है। राष्ट्रीयकरण एक कंपनी को प्रभावित करने की जगह पूरे उद्योग को ही प्रभावित करता है। हम कहते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है, नेशनलाइजेशन कर लिया गया है, तो वो सिर्फ एक कंपनी को प्रभावित नहीं करेगा, वो पूरे उस उद्योग को। जैसे हम कपड़ा बनाने वाली कंपनी की बात करें तो एक कंपनी को प्रभावित नहीं करेगा, पूरे कपड़ा उद्योग को प्रभावित करेगा। उद्योग होता है बहुत सारी कंपनियों से बना हुआ, तो बहुत सारी कंपनियां जब मिलकर काम करती हैं, एक ही तरह का बिजनेस करती हैं, तो उसे उद्योग कहा जाता है, इंडस्ट्री।
स्वामित्वकरण के अंतर्गत फर्म की गतिविधियों को राष्ट्रहित में लगाने हेतु विदेशी निवेश का नियंत्रण राष्ट्र के द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है। तो स्वामित्वकरण के अंतर्गत क्या है कि फर्म की गतिविधियों को राष्ट्रहित में यानी कि देश की के हित में विदेशी निवेश का नियंत्रण जो है, जो भी हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका राष्ट्र के द्वारा अपने हाथ में उसका नियंत्रण ले लिया जाता है। तो इस प्रकार के जोखिमों को ध्यान में रखकर ही विदेशी व्यापार किया जाना चाहिए। तो अभी हमने सारे जोखिमों को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अन्य सरकारों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए। तो यदि कंपनी को यह पता होता है कि उसके राष्ट्र की सरकार का विदेशी सरकार के साथ किस प्रकार का संबंध है, अगर ये संबंध अच्छे होते हैं तो ही वह कंपनी आसानी से विदेशी राष्ट्रों में अपने व्यवसाय की सफलता का उचित अनुमान लगा सकती है। यानी कि जो जिस देश के साथ वो बिजनेस करने जा रहा है तो उस देश की सरकार का और जिस देश में वो रहता है उसकी सरकार का आपस में रिलेशन अच्छे होने चाहिए। यानी कि दोनों देशों में कोई भी भेदभाव बैर नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो आपस में भाईचारा है उन देशों में तभी व्यापार की सफलता होती है। दूसरी तरफ दो सरकार के बीच अगर संबंध अच्छे नहीं है तो व्यावसायिक कार्य सफल नहीं हो पाते। अतः राजनीतिक खतरों से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फर्म को पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। फिर है विधिक परिवेश। हर व्यावसायिक फर्म के द्वारा कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर कार्य किया जाता है। यहाँ यह शर्त घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही फर्मों पर लागू होती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ व्यापार करने में एक और समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह देश के कानून तथा व्यापार करने वाले देश के कानून में अंतर पाया जाता है। यानी कि अगर दो देश आपस में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो दोनों देशों के व्यापार करने के कानून अलग अलग होंगे तो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन कानूनों से दोनों देशों में विभिन्नता हो जाती है। यह कानून उत्पाद गुणवत्ता तथा पैकेजिंग के मानव मूल्यों का निर्धारण, वितरण तथा संवर्धन को नियंत्रित करते हैं। ये अलग अलग कानून सिर्फ विपणन मिश्रित चरों पर ही लागू नहीं होते वरन व्यावसायिक निर्णयों पर भी लागू होते हैं। यानी कि जो बिजनेस के जो उनके डिसीजंस हैं उन पर भी लागू होते हैं। ये व्यावसायिक निर्णय निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं कि बाजार प्रवेश तकनीक कैसी होगी, संयंत्र की जगह कैसी होगी, उत्पादन का स्तर, लोगों का रोजगार, बाजारी मुद्रा प्राप्त करना, लेखाकर, संपत्ति के अधिकार आदि। ये सारे जो हैं व्यावसायिक निर्णय होते हैं। तो कानून के द्वारा फर्म के परिवेश को पूर्णतः प्रभावित किया जाता है। ये कानून व्यवस्था के द्वारा बाजार में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ा दिया जाता है। कानून मुख्यतः दो दर्शनों पर आधारित है। पहले बात तो कॉमन लॉ यानी कि सामान्य कानून और दूसरा है कोड लॉ यानी कि संहिता कानून। इन दोनों कानूनी दर्शनों की सबसे बड़ी व्यावसायिक जटिलता यह है कि प्रत्येक उद्योग संबंधी विवाद पर दिया जाने वाला निर्णय अलग हो सकता है। ये उद्योग की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। कई दशकों से कुछ नए कानून बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया गया है। इन्हें नियमों व शर्तों का ऐसे सेट के रूप में दर्शाया जाता है जिसका अलग अलग देश आपस में संबंध जोड़ते वक्त ध्यान रखते हैं। तो उपयुक्त व्याख्या के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की दो मुख्य विशेषताओं को प्रकाश में लाया गया है। नंबर 1, विस्तृत कानून व्यवस्था का अभाव पाया जाता है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून औद्योगिक कानून अभी प्रकाश में आया है वह हाल ही में बना है तथा वर्तमान प्रशासनिक सत्ता पर निर्भर है। आज देश में संगठन न्याय के बराबर है जो कानूनी सेवा प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य नाम 1946 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है जो हेग में स्थापित है। यह अंतर्राष्ट्रीय विश्व न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था की दूसरी विशेषता यह है कि किसी भी देश को यह कानून व्यवस्था मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। परंतु इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में यह समस्या उत्पन्न होती है कि फर्म यह नहीं समझ पाती कि किस देश में व्यापार किया जा रहा है। विवाद होने पर किस देश के कानून लागू होंगे, मेहमान देश जो कि व्यापार कर रहा है या मेजबान देश जहां पर व्यापार किया जा रहा है, अतः विवाद का विषय रहा है। तो हमने कहा कि जो कानून की विशेषताएं थी दो, तो अगर मान लो किसी देश में विवाद हो जाता है और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार किया जा रहा है तो ये नहीं पता होगा कि कानून कौन से लागू होंगे, जिस देश में व्यापार किया जा रहा है उसके या जिस देश के लोग उस बिजनेस को कर रहे हैं उसके। तो मेजबान देश के कानून लागू होंगे या मेहमान देश के लागू होंगे ये नहीं पता चल पाता। अब हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी इस परिवेश क्या होता है। पारिस्थितिकी का अर्थ सामान्य शब्दों में पौधों, जंतुओं तथा पर्यावरण के बीच संबंध और संतुलन से लगाया जाता है। आज पूरे देश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण का संतुलन पूर्णतः बदल रहा है, अतः पारिस्थितिकी परिवेश का भी व्यापारिक दशाओं पर मुख्य प्रभाव पड़ता है। पूर्व काल में प्रदूषण पर कम ध्यान दिया जाता था परंतु आज के युग में एक चिंता का विषय बन गया है तथा पूरी दुनिया पर तत्काल कुछ करने का दबाव पड़ रहा है ताकि कहीं देरी से
स्थितियों को काबू करना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संबंधी कानूनों को बनाया गया है। तुम्हें पता है कि एनवायरनमेंट आजकल बहुत ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, तो इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो इन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हर देश की सरकार पर्यावरण संबंधी कानूनों को बना रही है और उस पर अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, नहीं तो आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को व्यावसायिक गतिविधियाँ भी आज समस्या का विषय बनी गई हैं तथा फर्म भी पर्यावरण संबंधी कानूनों के नियमों के अंतर्गत आती है। परिणाम स्वरूप जैसे उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य में कई देश, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया है, उनमें समुद्री उत्पादों के निर्यात जैसे मछली आदि के निर्यात और मछली पकड़ते समय जाल में फंसे हुए कछुओं आदि को छुड़वाने संबंधी अनेक कानून बना दिए गए हैं। तो मछली उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मछली का निर्यात कर रहे हैं, तो मछली तो पकड़ेंगे, लेकिन उस समय अगर कछुए आदि भी इसमें फंस गए हैं तो उसे छुड़वाने के लिए अनेक कानून बना दिए गए हैं। इस प्रकार कानून पर्यावरण संबंधी शांति व सौंदर्य हेतु स्थापित किए गए हैं। तो उपयुक्त व्याख्या के आधार पर आज देश में औद्योगिक प्रगति तथा कानूनों का निर्माण किया जा रहा है तथा ये कानून विदेशी व्यापार में भी पूर्णतः सहायक होते हैं। तो ये तो थी इसकी पूरे चैप्टर की समरी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इतनी समरी पढ़ने के बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये उसी से रिलेटेड है। तो एक एक करके हम इसको सारे कवर कर लेते हैं। इस वीडियो में थोड़े से करेंगे और बाकी जो बचेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म परिवेश क्या है? तो सरल रूप से व्यक्त करें तो परिवेश का तात्पर्य किसी भी प्रकार की परिस्थिति अथवा आसपास के माहौल से लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को संबंधित चर्चा में परिवेश का अर्थ है विभिन्न प्रकार के भारी कारक तथा बल जो कि फर्म को प्रभावित करते हैं। ये भारी कारक फर्म को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहली बात तो फर्म के कार्य को प्रभावित करना, दूसरा है फर्म के निर्णयों तथा संचालन के परिणामों को प्रभावित करना। तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर परिवेश की 2 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। ये नंबर 1, ये कारक तथा बल फर्म के बाहर के होते हैं, अर्थात फर्म के बाहर की ताकतें फर्म को प्रभावित करती हैं। और दूसरा है ये अनियंत्रणकारी है, यानी कि इन पर कंट्रोल नहीं किया जाता, अर्थात फर्म के बाहरी परिवेश से आने वाले प्रत्येक बल को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि इनके सही रूपों में लाने हेतु युक्तियों को नियोजित किया जाता है। तो सूक्ष्म परिवेश से तात्पर्य है किसी भी फर्म के महत्वपूर्ण निर्णयों या कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से फर्म के कार्यकर्ता ही संपन्न करते हैं, अर्थात फर्म के आंतरिक व्यक्तियों के द्वारा छोटे मतलब माइक्रो लेवल पर कार्य को किया जाना ही सूक्ष्म परिवेश कहलाता है। तो माइक्रो का मतलब भी सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म परिवेश में होता है जो छोटे मोटे जो आंतरिक व्यक्तियों के द्वारा ही जो कार्य निपटा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार ग्राहक कंपनी का बाजार बनता है, पूर्तिकर्ता तथा बाजार मध्यस्थ के द्वारा फर्म को आगते प्रदान करने में सहायता देता है। तो पूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर और जो बाजार मध्यस्थ है मीडिएटर, उनके द्वारा फर्म को आगते यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से बिजनेस किया जा सकता है, कोई चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा सकता है, उसको प्रदान करने में ये सहायता प्रदान करते हैं। तथा यही कौन? पूर्तिकर्ता और मध्यस्थ उत्पादन को बढ़वाने तथा विपणन प्रक्रिया में भी सहायता देते हैं कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा और उसको कैसे ट्रेडिंग की जाएगी, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार की ही प्रतिस्पर्धा व असामान्य व्यक्ति भी कंपनी तथा फर्म के व्यापार करने के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे पूर्तिकर्ता मध्यस्थ अपना योगदान देते हैं, तो इनकी तरह ही प्रतिस्पर्धी यानी कि जो कंपटीटर होता है या कोई सामान्य व्यक्ति भी कंपनी तथा फर्म के व्यापार करने के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि सूक्ष्म परिवेश में फर्म के नज़दीकी परिवेश के कर्ताओं का वैध संगठन आता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से फर्म के निर्णयों तथा गतिविधियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है घरेलू तथा विदेशी परिवेश के बीच भेद को स्पष्ट कीजिए। घरेलू यानी कि जो डोमेस्टिक होता है और विदेशी जो फॉरेन एनवायरनमेंट होता है, उनके बीच में क्या अंतर है, इनको स्पष्ट करते हैं। तो घरेलू और विदेशी व्यापार में अंतर घरेलू परिवेश में होता है, ये घरेलू व्यापार को दर्शाता है। नंबर 2, घरेलू परिवेश प्रतिस्पर्धी ढांचा, आर्थिक माहौल तथा राजनीतिक व कानूनी बलों से बनता है। ये बल फर्म द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते वरन कानूनों द्वारा निर्धारित होते हैं। तीसरा है घरेलू मांग तथा बाजार के भाव के कारण घरेलू परिवेश व व्यापार विदेशी व्यापार में ढलता जा रहा है। तो जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी मांग अगर घरेलू यानी कि अपने देश में नहीं है या फिर बाजार नहीं है पूर्णतः वहाँ पे चीज़ों को बेचा जा सके, तो इस कारण ही लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ें प्रोडक्शन करते हैं अपने देश
में और उसे दूसरे देश में बेच देते हैं, तो ये विदेशी व्यापार में डलता जा रहा है। सेकेंड है विदेशी परिवेश। विदेशी परिवेश विदेशी व्यापार को दर्शाता है। विदेशी परिवेश दूसरे देश के उपस्थित भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों, राजनीतिक व कानूनी ताकतों तथा तकनीकी व पारिस्थितिकी जैसे कारकों से बनता है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत पहले से ही फर्म तथा इनके कारकों पर पड़ने वाले विदेशी परिवेश को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार घरेलू तथा विदेशी व्यापार का मुख्य अंतर यह माना जाता है कि घरेलू परिवेश वह परिवेश होता है जो कि एक फर्म जहां पर स्थापित की जाती है उसी देश से संबंधित हो, और दूसरी ओर विदेशी परिवेश इसके ठीक विपरीत होता है, अर्थात फर्म जहाँ जिस देश में स्थापित है उसके विपरीत दूसरा देश उस फर्म के लिए विदेशी व्यापार क्षेत्र कहलाता है, अर्थात उस फर्म के लिए विदेशी व्यापार परिवेश हो जाता है। तो अगर फर्म है एक देश में और वो बिजनेस करती है दूसरे देश में, तो जो दूसरा देश होगा जहाँ से वो अपनी चीज़ों को बेचती है या खरीदती है वो उसके लिए विदेशी परिवेश कहलाता है। अब है वैश्विक परिवेश से आप क्या समझते हैं। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो किसी भी कार्य का एक राष्ट्रीय सीमा तक सीमित ना रहकर अन्य देशों तक जाना ही वैश्विक परिवेश है। यानी कि अगर दो ही बिजनेस कर रहे हैं देश, एक देश है मेज़बान और एक है मेहमान, तो ये हो गया कि घरेलू परिवेश और विदेशी परिवेश। लेकिन अगर एक देश कई देशों के साथ बिजनेस कर रहा है तो उसे वैश्विक परिवेश कहा जाता है। तो जहां हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विषय में चर्चा कर रहे हैं तथा वैश्विक परिवेश का अर्थ यही है कि एक ऐसा परिवेश निर्मित करना जो कि देश के साथ साथ विदेश को भी प्रभावित करे। वैश्विक परिवेश निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। नंबर 1, दुनिया में फैली आर्थिक मंदी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली वित्तीय तरलता अथवा स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य जैसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड वगैरह, IMF इत्यादि। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक व व्यापार तथा विकास स्तर पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन और इनके कार्य भी वैश्विक परिवेश का हिस्सा है। और कपड़ा अथवा वस्त्र समझौता इत्यादि भी वैश्विक परिवेश का ही हिस्सा माना जाता है। फिर है प्राथमिकताओं की सामान्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता, क्षेत्रीय स्तरों पर बनाए गए संगठन जैसे यूरोपियन यूनियन, उत्तरी अमेरिका, अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन व दक्षिण एशियाई संगठन देशों के संगठन इत्यादि। तो इस प्रकार वैश्विक परिवेश वह होता है जो एक देश तक ही सीमित नहीं रहता, वरन देश व विदेश दोनों पर ही अपना प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यावसायिक गतिविधियों पर वैश्विक अथवा क्षेत्रीय प्रभाव डालने वाले वैश्विक परिवेशीय कारकों के निम्न 3 उदाहरण दीजिए। आंसर है व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में परिवेश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेष रूप से तब व्यवसाय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए तो ये परिवेश अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक बात और सत्य है कि दो देशों का परिवेश कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, अतः व्यापार करने से पूर्व दूसरे देश के परिवेश को जानना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके द्वारा दूसरे देश की बदली हुई व्यावसायिक परिस्थितियों से निपटने हेतु विभिन्न व्यावसायिक युक्तियों का निर्माण किया जा सकता है। अतः फर्म हेतु परिवेश के विषय में जानकारी रखना अति अनिवार्य है। व्यावसायिक गतिविधियों पर वैश्विक तथा क्षेत्रीय प्रभाव डालने वाले वैश्विक परिवेशीय के प्रमुख 3 कारण उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यूरोपियन यूनियन, दूसरा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन और दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। तो ये तीनों उदाहरण क्या, ये वैश्विक परिवेशीय कारक हैं। इनके 3 उदाहरण हैं। अगर एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस करता है तो ये यूरोपियन यूनियन, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन और दक्षिण एशियाई देशों का संगठन इस प्रकार से उनको बिजनेस करने में उनको हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आर्थिक परिवेश क्या होता है। आर्थिक मतलब पैसा। तो अनियंत्रित कारणों से आर्थिक परिवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक परिवेश का विश्लेषण करने के बाद ही फर्मों को यह पता चलता है कि बाजार का आकार क्या है तथा बाजार की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर यह तय किया जाता है कि फर्म को किसी निर्धारित विदेशी व्यापार में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। यदि शामिल किया जाता है तो अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए किस प्रकार की युक्तियों को अपनाना चाहिए। यह आर्थिक परिवेश विश्व बाजार क्षमता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेत कहलाता है। तो आर्थिक परिवेश जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विश्व बाजार क्षमता का महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि विश्व बाजार में अगर आपको बिजनेस करना है तो आर्थिक परिवेश को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 है चालू खाते और पूंजी खाते में अंतर बताइए। चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट। तो चालू खाता और पूंजी खाता में निम्नलिखित अंतर हैं। चालू खाते
में देश के आयात व निर्यातों पर प्रकाश डालता है कि एक देश में कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है। चालू खाता आयात के प्रमुख स्रोतों से संबंधित है कि कौन कौन सी चीज़ इंपोर्ट की जाएंगी, और चालू खाता निर्यात के प्रमुख गंतव्यों पर भी गहरा प्रभाव डालता है कि कौन सी चीज़ निर्यात की जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। चालू खाता इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चालू खाते में हमने क्या देखा कि आयात और निर्यात पर प्रकाश डालता है कि चालू खाता के प्रमुख स्रोत में चालू खाते में आयात के प्रमुख स्रोतों को ध्यान में रखा जाता है और निर्यात के प्रमुख गंतव्यों पर गहरा प्रभाव डालता है चालू खाते का। पूंजी खाते में आता है, पूंजी खाता विदेशी निवेश और ऋण से संबंधित है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी या कितना लोन वगैरह मिलता है, ये पूंजी खाते से संबंधित होता है। दिए गए उधारों को पूंजी खाते द्वारा ही व्यक्त किया जाता है और इसी प्रकार पूंजी खातों के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को भी व्यक्त किया जाता है। तो ये था चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर। तो इस प्रकार देखा जाए तो चालू खाता देश के आयात निर्यात से संबंधित होता है, जबकि पूंजी खाता विदेशी निवेश और ऋण से संबंधित होता है। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृति के 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, व्यापार करने के लिए जिस प्रकार से आर्थिक व भौगोलिक परिवेश महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृति जैसा शब्द नाम से ही विविध होता है। किसी भी देश के व्यक्तियों की भाषा, सौंदर्यबोध, शिक्षा, अंधविश्वास, प्रवृत्तियाँ तथा मूल्य ही संस्कृति कहलाती हैं। संस्कृति मतलब कल्चर। संस्कृत के 4 निम्नलिखित तत्व हैं। नंबर 1, भाषा। संस्कृत का एक मुख्य तत्व भाषा है, क्योंकि किसी भी बातचीत करने का संचार व बातचीत करने का आधार भाषा ही माना गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी को बाजार की पूरी भाषा को समझने की भाषा की समझ पूरी अत्यंत आवश्यक होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी को बाजार की भाषा की पूरी समझ होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य रूप से इन व्यवसायियों को मुहावरों का अर्थ भेद समझना अति आवश्यक होता है, जो भी किसी भी भाषा का एक मुख्य अंग माना जाता है। उदाहरण स्वरूप, अमेरिका के व्यक्ति अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, परंतु उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली कई शब्दावलियाँ अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा में अलग हैं। कैसे? उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उनकी भाषा में जो चीज़ वो एक शब्द का मीनिंग है वो हिंदी में अलग है। जैसे कि ग्रीन पेपर, ठीक है, वो हरी मिर्च या ग्रीन चिली को ग्रीन पेपर कहते हैं। ट्रक को हम को लॉरी कहते हैं। योगर्ट को दही या कर्ड के नामों से जाना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शब्दों के थोड़े से हेरफेर से शब्दों का वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। अतः एक सफल व्यवसायी को इन बातों का तात्पर्य समझ आना चाहिए, तभी वह भली प्रकार से बिजनेस कर सकता है। नंबर 2 है सौंदर्यबोध। सौंदर्य शब्द का तात्पर्य है सुंदरता तथा सौंदर्यबोध से तात्पर्य है सुंदरता का बोध होना। तो ये सौंदर्यबोध प्राय कला, नाटक, संगीत, लोक कलाओं, नृत्य आदि के द्वारा अभिव्यक्त होता है। आज समाज में तथा देश विदेश में सौंदर्य के मानक बनाना कठिन है, क्योंकि रंगों आदि का अर्थ भी अलग अलग देश के व्यक्ति अलग अलग लगाते हैं। इस प्रकार से सौंदर्य बोध को अभिव्यक्ति का अच्छा साधन माना जा सकता है तथा व्यापारिक परिस्थितियों को बढ़ाने के लिए इस सौंदर्य बोध की उत्तम भूमिका होती है। नंबर 3 है शिक्षा। शिक्षा सामान्य रूप से देखा जाए तो शिक्षा को एक औपचारिक प्रक्रिया माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति औपचारिक रूप से सीखता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। तो अगर हम कहते हैं कि सिर्फ हम स्कूल में जाके शिक्षा ले रहे हैं, कॉलेज में ले रहे हैं, तो ये औपचारिक शिक्षा है। लेकिन हम देखा जाए तो हम किसी बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने बड़ों से भी सीखते हैं, यहाँ तक कि जानवरों से, पेड़ पौधों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो यदि शिक्षा को अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो यह पता चलता है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति कौशल, विचार, मूल्य तथा प्रवृत्तियों को अर्जित करता है। सामान्यतः शिक्षित लोग अधिक सुरुचिपूर्ण तरीके से, विवेक से तथा नए उत्पादों व विचारों के प्रति सुदृढ़ होते हैं। शिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता भी देश की शिक्षा के स्तर पर ही निर्भर करती है। अतः शिक्षा का देश के विकास में बहुत अधिक महत्व है। ये सारा हमने पहले पढ़ लिया था जब हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ा था। आप वहाँ पे एक बार फिर से स्टडी कर सकते हो। धर्म व अंधविश्वास। धर्म को मुख्यतः नैतिकता तथा आदर्श का मुख्य निर्धारक तत्व माना जाता है। धर्म व अंधविश्वास कई प्रकार से व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, लोगों की प्रवृत्तियों पर प्रभाव डालना। दूसरा, लोगों की आदतों व जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर प्रभाव डालना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करे तो उस देश के विषय में संपूर्ण जानकारी उसे प्राप्त होनी चाहिए, तभी व्यापार सफल हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भौतिक संस्कृति क्या है? संस्कृति के द्वारा देश की धर्म, वेशभूषा तथा पहनावे को निश्चित किया जाता है। किसी भी व्यापार को उन्नतशील बनाने हेतु हमें देश की संस्कृति का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है। बाल तथा मेल कुकोश के शब्दों में भौतिक संस्कृति वह है जिसमें मनुष्य द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें यह भी देखा जाता है कि मनुष्य सुख सुविधाओं की वस्तुओं को किस प्रकार बनाता है, क्या बनाता है और क्यों बनाता है। तो ये भौतिक संस्कृति है, मीन्स फिजिकल कल्चर क्या है किसी देश का, इसके बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक अस्थिरता क्या है? तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फर्म के लिए 2 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहला, सरकार के विषय में जानकारी होना। दूसरा, सरकारी नीतियों की स्थिरता की जानकारी होना। जब भी 2 देशों के मध्य व्यवसाय किया जाता है तो वह लघु स्तरीय व्यापार नहीं होता बल्कि बड़े पैमाने पर किया जाता है तथा इन निर्णयों में भारी मात्रा में निवेश भी किया जाता है। साथ ही ये निर्णय एक बार लेने के बाद बार बार वापस नहीं लिए जा सकते, अतः इन निर्णय को पूरी सूझबूझ से लिया जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है। इस कारण विदेशी व्यापार सिर्फ उन्हीं देशों का चयन करती है जो विदेशी फर्में सिर्फ उन्हीं देशों का चयन करती है जो राजनीतिक रूप से पूर्णतः स्थिर अवस्था में हों, ताकि इन देशों के साथ किया गया व्यापार पूर्ण रूप से स्थिर रहे। अतः व्यापारिक दशाओं के उन्नयन हेतु राजनीतिक स्थिरता बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कोई युद्ध नहीं होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिस देश के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उस देश का अपनी देश की सरकार के साथ कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। तभी व्यापारिक दशाओं का जो व्यापारिक दशा है अधिक देर तक स्थिर रह पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता होनी जरूरी है। लेकिन इसके विपरीत यदि देश राजनीतिक रूप से अस्थिर है तो वहाँ पर व्यापार करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि ऐसे देश में सरकार का प्रकार बदल जाता है, साथ साथ सरकार बनाने वाले दलों में भी परिवर्तन हो जाता है। इस कारण सरकारी नीतियाँ भी बदल जाती हैं। जब देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता ही नहीं होगी तो व्यापार भी उचित रूप से नहीं किया जा सकता। अतः उचित व्यापारिक दशाओं को बनाने के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना अति आवश्यक है। जब देश में आर्थिक व राजनीतिक स्थिरता होगी तभी उचित सरकारी नीतियां बन सकेंगी तथा देश के साथ सही प्रकार से बिजनेस किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिहरण और स्वामित्व हरण में भेद स्पष्ट कीजिए। अधिहरण और स्वामित्व हरण में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। अधिहरण का मतलब होता है कॉन्फिस्केशन। अधिहरण में सरकार द्वारा विदेशी निवेश को बिना क्षतिपूर्ति के अधिग्रहित कर लिया जाता है और अधिहरण में क्षतिपूर्ति का वहन फर्म व कंपनियां करती हैं। तो पहला क्या था, अधिहरण में सरकार द्वारा जो भी विदेशी निवेश है उसे बिना किसी क्षतिपूर्ति के, मतलब बिना किसी कंपनसेशन के वो अपने अंडर ले लेती हैं, और इसमें क्षतिपूर्ति जो होती है ना उसका वहन कौन करती हैं? फर्म और कंपनियां करती हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ लेते हैं। आई थिंक मैंने इसके आगे के पेजेस नहीं डाले हैं। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं 10 से लेके आई थिंक 17 या 18 तक है, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।